नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में। कल हम लोग केमिस्ट्री का पहला लेक्चर देखे थे। ठीक है, आज हम जहाँ कल समाप्त किए थे वहीं से हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। प्रीवियस टॉपिक में हम लोग मैटर के बारे में पढ़े थे। ठीक है, जिसमें हम उसके क्लासिफिकेशन के बारे में और उसके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर कितने प्रकार के क्लासिफिकेशन होते हैं उसके बारे में पढ़े थे। आज हम उसके आगे देखेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक जो वो है मिश्रण को अलग करना। ठीक है, क्या है? मिश्रण को अलग करना। कि अगर दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिले हैं, एक शुद्ध है एक अशुद्ध है, कोई यौगिक है, तो हम उसको कैसे अलग करेंगे, या फिर दो पदार्थों को अलग करने की जो क्रिया होगी वो क्या कहलाती है, या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदलने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है। तो वो सब टॉपिक ये है। ठीक है, पहला है सब्लिमेशन। क्या है? सब्लिमेशन। इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस सीधे वाष्प में बदल जाता है। जब उसको गर्म करते हैं तो वो सीधे ठोस से सीधे वाष्प में बदल जाता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये क्रिया कहलाती है सब्लिमेशन या फिर ऊर्ध्वपातन। ठीक है, क्या कहलाती है? ठोस से सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया जो है वो कहलाती है ऊर्ध्वपातन। ठीक है, इसके लिए एग्जाम्पल है नेफ्थलीन है, कपूर है, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड है। तो ये सब सब्लिमेट के एग्जाम्पल हैं जिनको गर्म करने पे सीधे वाष्प में बदल जाते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारे पास डिपोजिशन। डिपोजिशन क्या है? निक्षेपण क्या है? निक्षेपण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ सीधे वाष्प अवस्था से ठोस अवस्था में बदल जाता है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं या फिर डिपोजिशन कहते हैं। जैसे कि वर्षा की बूंदें सीधे वाष्पीकृत होके और संघनित होके बादल बन जाती हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? निक्षेपण हो जाएगा। इसमें वाष्प से सीधे ठोस में बदल जाता है, इसको क्या बोलेंगे? निक्षेपण। इसमें क्या आ जाएगा? बूंदें, पानी की बूंदें, वाष्प। ठीक है, अगला है हमारे पास फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या है? छानना क्या है? यह विधि है जिसमें हम किसी लिक्विड में या किसी द्रव में उपस्थित ठोस के रूप में जो अशुद्धि होती है उसको हम फिल्ट्रेशन के द्वारा अलग करते हैं। मान लीजिए कि कोई द्रव है, उसमें अशुद्धि के रूप में ठोस के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो उसको हम फिल्ट्रेशन के द्वारा छान कर अलग कर लेंगे। ठीक है, द्रव से ठोस अशुद्धि को अलग करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? फिल्ट्रेशन हो जाएगा, छानना हो जाएगा। ठीक है, अगला टॉपिक है इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। यह वह प्रक्रिया है जिसमें कोई द्रव अपनी द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में बदल जाता है। जब कोई द्रव अपनी द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में या गैसीय अवस्था में बदलता है तो उस क्रिया को बोलते हैं वाष्पीकरण। ठीक है, द्रव से गैस में बदलने की क्रिया जो होती है वो होती है वाष्पीकरण। इसका एग्जाम्पल है पानी जो तालाबों वगैरह में भरा होता है, नदियों में पानी सूख जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? पानी धीरे धीरे वाष्प में बदल जाता है, जैसे जैसे सूर्य की रोशनी की गर्मी से वो गर्म होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या है?
अगर किसी ठोस में कोई अशुद्धि है तो उस अशुद्धि को अलग करने का जो प्रोसेस है वही क्रिस्टलाइजेशन है। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, उस ठोस को गर्म करते हैं और इस अवस्था तक गर्म करते हैं कि वो लिक्विड बन जाए। जब वो लिक्विड बन जाता है तो उसमें जो अशुद्धि होती है वो ठोस के रूप में अलग हो जाता है, तो उसको हम छान लेते हैं, फिल्ट्रेशन कर लेते हैं, तो हम उसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो ठोस होता है, ठोस में जो अशुद्धि होती है, ठोस की अशुद्धि जो कि ठोस के रूप में ही है, उसको अलग करते हैं बॉयल करके। ठीक है, इसको पिघला करके। ठीक है, तो जब ये द्रव में बदल जाता है तब हम इसको छान लेते हैं। ठीक है, तब ये ठोस जो है वो अलग हो जाता है। अगला है डिस्टिलेशन, आसवन। आसवन क्या है कि जब हमारा जो लिक्विड है, लिक्विड में कोई लिक्विड टाइप का ही अशुद्धि होती है, जैसे कोई द्रव है और उसमें कोई दूसरा द्रव मिला है जो उसके विलयन को अशुद्ध कर रहा है या फिर उसका अनुपात जो है वो अलग है, तो ऐसी द्रव को जो है शुद्ध करने के लिए इस प्रोसेस का यूज करा जाता है। इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन। इसमें पहले उस द्रव को जो है वाष्पीकृत किया जाता है, द्रव को वाष्प में बदला जाता है। तो जब ये वाला द्रव वाष्प में बदलता है तो जो अशुद्धि होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट इस द्रव की अपेक्षा या तो ज़्यादा होता है या तो कम होता है। तो इससे क्या होता है कि वो द्रव इससे अलग हो जाता है। उसके बाद इस द्रव को फिर से गैस में परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे कि द्रव है और द्रव में जो उपस्थित अशुद्धि है वो भी द्रव ही है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, वाष्पीकृत करेंगे। ठीक है, इसको वाष्पीकृत करेंगे, इसको वाष्पीकृत करेंगे तो जो द्रव है ये तो वाष्प में बदल जाएगा और जो अशुद्धि है वो द्रव में ही रहेगा। ठीक है, तब ये द्रव अलग हो जाएगा और ये वाष्प अलग हो जाएगी। इस वाष्प को हम फिर से द्रव में बदल लेंगे। ठीक है, इस प्रकार जो डिस्टिलेशन है वो जो डिस्टिलेशन है ये वाष्पीकरण प्लस द्रवीकरण। ठीक है, वाष्पीकरण प्लस द्रवीकरण का योग है। ठीक है, इसमें दोनों प्रोसेस होते हैं। अगला टॉपिक है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है वो सेम यही प्रोसेस है। इसमें अंतर इतना होता है कि इसमें हम जब किसी द्रव में अशुद्धि जो उपलब्ध होती हैं उनका हम आंशिक आसवन करते हैं, उनको आंशिक रूप से एक वाल के जरिए उनको अलग अलग चैम्बर्स में गर्म करते हैं, तो उनमें जो अशुद्धियाँ होती हैं वो अलग अलग चैम्बर में इकट्ठा हो जाती हैं। ठीक है, तो होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अगला है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या है, क्रोमेटोग्राफी एक पदार्थ को या एक पदार्थ में उपस्थित अशुद्धि को अलग करने की भी एक विधि है, जिसमें हम उसके यदि उस द्रव का कलर में अशुद्धि आ रही है तो उसके हम कलर को अलग करेंगे। ये कलर को उसके रंग में जो अशुद्धि होती है उसको शुद्ध करने के लिए प्रयोग करा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वह बिंदु जिस पर कोई ठोस द्रव में बदलने लगे, वह पॉइंट जिस पर कोई ठोस द्रव में बदलने लगे उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट या फिर उसी को बोलते हैं गलनांक। ठीक है, ठोस से जब द्रव में बदलता है, ठोस से जब द्रव में बदलता है तो वह बिंदु जिस पर ठोस द्रव में बदलने लगता है उसी को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अगला है बॉइलिंग पॉइंट। वह पॉइंट जब द्रव
गैस में बदलने लगता है, वह पॉइंट जब द्रव गैस में बदलने लगता है तो उसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, या फिर उसको कहते हैं क्वथनांक। ठीक है। अगला है फ्रीजिंग पॉइंट, या इसको बोलते हैं हिमांक। ठीक है। अगला पॉइंट है हिमांक। ऐसा पॉइंट जब द्रव ठोस में बदलने लगे, यानी कि जो द्रव है वो जमने लगे, बर्फ का रूप लेने लगे, या ऐसे टेम्परेचर पर आ जाए जितने पर पानी बर्फ में बन जाता है, उसे ही कहते हैं हिमांक। ठीक है। मतलब द्रव से ठोस में बदलने की प्रक्रिया, ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट से द्रव ठोस में बदलने लगे उसी पॉइंट को बोलते हैं हिमांक। ठीक है। द्रव से ठोस। अगला पॉइंट है इवेपोरेशन, वाष्पीकरण, द्रव से गैस में बदलने की क्रिया। द्रव से गैस में बदलने की क्रिया होती है वाष्पीकरण। उसके बाद अगला है वेपोर प्रेशर, वाष्पीय दाब क्या होता है। जब हम किसी लिक्विड को गर्म करते हैं तो वो वाष्प में बदलता है। जब वो वाष्प में बदलता है तो उसके अणुओं के बीच की जो गति होती है वो तेज़ हो जाती है, जिसकी वजह से वो वाष्प दाब बनाने लगता है। ठीक है। उसी को बोलते हैं वाष्पीय दाब। क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं वाष्पीय दाब। अगला है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, द्रव से ठोस बनने की क्रिया होती है कंडेंसेशन। ठीक है। द्रव से ठोस बनने की क्रिया कहलाती है कंडेंसेशन। आगे अगर बात करें एटॉमिक स्ट्रक्चर की, तो इसमें पहला सिद्धांत है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है। डाल्टन ने बताया कि जो एटम है, जो परमाणु है, जो परमाणु है वो अविभाज्य है, वो अविभाज्य है और अविनाशी है। मतलब द्रव को ना तो तोड़ा जा सकता है और ना उसे विभाजित किया जा सकता है। इन्होंने बताया कि परमाणु को ना तो विभाजित कर सकते हैं और ना ही उसे मिटा सकते हैं, ना तो वो मिट सकता है। दूसरा है तत्वों के परमाणु अगर समान हैं, उसमें जो तत्व में जो परमाणु हैं अगर वो समान हैं तो उनके जो द्रव्यमान होंगे वो सबके समान होंगे और उन सब के आकार भी समान होंगे। ठीक है। तत्वों में जो परमाणु उपस्थित हैं, अगर वे परमाणु जो हैं समान हैं तो उनके द्रव्यमान भी समान होंगे और उनके आकार भी समान होंगे। लेकिन अगर तत्वों के जो परमाणु हैं वो असमान होंगे तो उनके द्रव्यमान और आकार दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है। ऐसा इन्होंने बताया। अगला है डाल्टन ने बताया कि परमाणु ना तो बनाया जा सकता है, ना तो मिटाया जा सकता है, और ना किसी एक तत्व के परमाणु को दूसरे तत्व के परमाणु में बदला जा सकता है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अणु और परमाणु की। तो अणु वह छोटे से छोटा तत्व है जो अपनी स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ठीक है। जैसे कि ऑक्सीजन के 2 परमाणु, नाइट्रोजन के, ठीक है, क्लोरीन के, तो ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। लेकिन जो परमाणु है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। ठीक है। वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। ठीक है। ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं क्योंकि इसमें जो तत्व हैं वो इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर लिए हैं। ठीक है। इसलिए एक अणु बना लिए हैं। अब ये कम क्रियाशील हैं, लेकिन जो ये हैं इनमें एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो बहुत क्रियाशील है, ये किसी के संपर्क में आते ही उससे क्रिया कर लेता है। ठीक है।
आगे बात करें कि एक मोल क्या होता है। एक मोल क्या होता है? एक मोल वह संख्या है जिसमें 6.023 गुणे 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। उसके इतने पार्टिकल्स होते हैं, इसके इतने अणु होते हैं। जैसे अगर बात करें कि वन मोल इलेक्ट्रॉन में, वन मोल इलेक्ट्रॉन जो है वो बराबर होगा 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब वन मोल इलेक्ट्रॉन में 6.023 गुणे 10⁻23 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। दूसरा है हमारे पास अवोगाद्रो नंबर। अवोगाद्रो जो संख्या है वो होती है 6.023 गुणे 10⁻23। ये एक मोल में उपस्थित पार्टिकल की संख्या बताता है। अगला है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एन एटम। एक परमाणु किससे मिलकर बना होता है? मतलब परमाणु किन किन का संगठन होता है। तो जो परमाणु होता है वो बेसिकली 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो पहला है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो 0e-1 से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, वो 0n1 से प्रदर्शित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो जे थॉमसन ने करी थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, लेकिन इसका जो नाम है इलेक्ट्रॉन वो स्टोनी ने दिया था। किसने दिया था? स्टोनी। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। मतलब उस पर जो आवेश होता है वो ऋणात्मक आवेश होता है और उस आवेश का मान होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। यानी कि माइनस में 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 गुणे 10⁻31 किलोग्राम होता है। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के जनरेशन के लिए जो यूज करा जाता है उसको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब से हम इलेक्ट्रॉन का जनरेशन करते हैं। ठीक है। इसका एक उदाहरण हमारा पुराने टीवी हुआ करता था जिसमें CRT लगा होता था। ठीक है। अगला है हमारे पास प्रोटॉन। प्रोटॉन को प्रदर्शित करते हैं 1p1 से। ठीक है। प्रोटॉन की खोज करी थी गोल्डस्टीन ने और इसका नाम प्रोटॉन रदरफोर्ड ने रखा था। ठीक है। खोज गोल्डस्टीन ने की थी और इसका नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है। प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है। प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है और इस आवेश का मान होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है। प्रोटॉन का जो मास होता है वो 1.67 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। ठीक है। प्रोटॉन को जनरेट करने के लिए हमारे पास होता है एनोड रे ट्यूब। ठीक है। एनोड रे जो होती है उसमें से हम प्रोटॉन को जनरेट करते हैं जब हमें कहीं पे आवश्यकता पड़ती है तो स्टडी के लिए। ठीक है। अगला है हमारे पास न्यूट्रॉन। एटम का तीसरा पार्ट है न्यूट्रॉन। ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज जो है वो चैडविक ने करी थी, जेम्स चैडविक ने, और इसे डिनोट करते हैं 1n0 से। ठीक है। न्यूट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो शून्य होता है। न्यूट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो शून्य होता है। न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है 1.67 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है। और न्यूट्रॉन जो है वो रेडियो एक्टिव फेनोमेना में बनते हैं या जनरेट होते हैं। ठीक है। जो हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जो उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का जनरेशन होता है। जब हम अल्फा कण में फोटॉन देते हैं तब वो न्यूट्रॉन जनरेट करता है। ठीक है।
अगला टॉपिक है हमारे पास एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? उस तत्व में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो एटॉमिक संख्या के बराबर होती है। ठीक है। द्रव्यमान संख्या क्या होता है? द्रव्यमान संख्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ये किसी तत्व का पूरा द्रव्यमान होता है। अगला है समस्थानिक। समस्थानिक वे तत्व हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार जो है वो अलग अलग होते हैं। जैसे 1H1, 1H2, 1H3। इसको बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटीरियम, इसको बोलते हैं ड्यूटीरियम, और इसको बोलते हैं ट्राइटियम। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्राइटियम। संभारिक क्या होते हैं? संभारिक वो होते हैं जिनके परमाणु भार समान होते हैं लेकिन उनके परमाणु क्रमांक जो है वो अलग अलग होते हैं। जैसे आर्गन, 18 आर्गन, पोटेशियम, ठीक है, कैल्शियम, ठीक है, ये क्या है? संभारिक है। इनके परमाणु भार जो हैं वो समान है। ठीक है। अब अगला है समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक वे तत्व हैं जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। ठीक है, चाहे वो कोई तत्व हैं या फिर कोई आयन है। ठीक है, अगर उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान है तो वो क्या कहलाएंगे? समन्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। इसी तरह से सम इलेक्ट्रॉनिक वो हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। ठीक है, फिर चाहे वो कोई तत्व हैं या फिर आयन है। ठीक है, तो इस प्रकार ये आज का टॉपिक है।